जो चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें चार्ज के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बतलाया गया था। आज फिर से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक बार फिर से देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो चार्ज है वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म आया चार्ज, इस पे फोकस करते हैं कि ये चार्ज है क्या। तो चार्ज किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी के वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को आइदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करता है। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कोई, ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है, अपने से दूर रिपेल भी कर सकता है। यानी ए बी पर एक फोर्स लगाएगा, ए बी पर एक फोर्स लगाएगा और बी भी ए पर एक फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? तो वो चार्ज के वजह से हो रहा है। ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से हो रहा है। कल के वीडियो में चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है ये आपको बतलाया गया था, आप एक बार उस वीडियो को फिर से देख लेना। अब टॉपिक है हमारे सामने कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग जूनियर क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंडक्टर क्या होता है? ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अलाउ करे चार्ज को अपने थ्रू पास होने के लिए। एग्जाम्पल में कोई भी मेटल ले सकते हैं, आयरन, सिल्वर, ये क्या करते हैं? करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं या चार्ज को अपने थ्रू पास होने देते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर, कंडक्टर का जस्ट अपोजिट। कंडक्टर क्या कर रहा है? कंडक्टिविटी शो कर रहा है, किसके टुवर्ड्स? तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या करेगा? कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये रेजिस्टिविटी शो करेगा, ये करंट को, चार्ज को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रबर या वुड। अब देखो कि ये जो कंडक्टर है ये चार्ज को फ्लो होने देता है, इंसुलेटर नहीं होने देता है। रीजन क्या है? यहाँ पर रीजन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है और इस केस में नहीं हो रहा? तो रीजन है फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, कंडक्टर के केस में क्या होता है? कंडक्टर्स में ये फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं जो कि चार्ज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे डिस्प्लेस करवाते हैं, मूव करवाते हैं। बट इंसुलेटर के केस में ये फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इंसुलेटर के केस में ये फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं है, कंडक्टर में अवेलेबल है, इंसुलेटर में नहीं है। इसीलिए कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और इंसुलेटर नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है इंडक्शन के जरिए। तो पहले इंडक्शन समझते हैं कि ये टर्म इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस्ड। इंडक्शन का मतलब हुआ किसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड होना। जैसे कोई लड़का है संकेत, और ये बर्गर खा रहा है, संकेत बर्गर खा रहा है, ठीक है, तभी वहां चिराग आता है, तभी वहां चिराग आता है। तो जब चिराग संकेत को बर्गर खाता देखता है तो चिराग को भी मन करता है कि वो भी बर्गर खाए, वो भी बर्गर खाए। थोड़ी देर के बाद वहां दीपक आ गया, थोड़ी देर के बाद वहां पे दीपक आ गया। जब दीपक इन दोनों को, संकेत को और चिराग को, बर्गर खाता देखता है तो इसको भी मन करता है कि ये भी क्या करे? बर्गर खाए। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि एक के वजह से दूसरे को भी बर्गर खाने का मन कर रहा है। यानी संकेत का इन्फ्लुएंस हुआ चिराग पे और चिराग का इन्फ्लुएंस हो रहा है दीपक पे। ठीक, उसी तरह अगर कोई बॉडी है ए और इस पे कोई चार्ज है, सपोज करते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और यहां पर एक बॉडी है बी जो कि न्यूट्रल है।
तो अगर A जो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, A की वजह से B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि B A से इन्फ्लुएंस्ड हो गया और इसके ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज B में होगा, प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा? इंड्यूस्ड चार्ज होगा। और वो चार्ज किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है? A की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसको और क्लियर ऐसे समझते हैं। कोई बॉडी है और इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा गया है। अभी ये न्यूट्रल है, अभी ये क्या है? न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस ऑब्जेक्ट के पास लेकर आएंगे। ये ऑब्जेक्ट पहले से क्या था? न्यूट्रल था, और ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखो कि जब हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर जा रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उनको अपने से दूर रिपेल कर देगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखो इस स्फीयर में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसमें से किसी एक चार्ज को बाहर निकालना है, किसी एक चार्ज को बाहर निकालना है। हम कर सकते हैं इसमें कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाकर जो कि पहले से न्यूट्रल हो, उसको इसके साथ कनेक्ट कर दें या टच करा दें। अब क्या होगा कि इस वाले का ये मान लेते हैं ये B है और ये A है, B का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या होगा? A में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी A में ट्रांसफर हो जाएगा, और A का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? B में आ गया। यानी A के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गए और B में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों स्फीयर को सेपरेट कर देंगे। इनको अब क्या किया? सेपरेट कर दिया। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से A कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया, और B कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस के वजह से A में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और B में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। एक दूसरा केस आता है कि अगर स्फीयर सिंगल हो, जैसे अभी हमने देखा कि दो स्फीयर था, एक में पॉजिटिव आ गया, एक में नेगेटिव आ गया। अब अगर ये स्फीयर सिंगल हो और आपको कहा जाए कि आप इस स्फीयर के अंदर में नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करवाओ, तो कैसे करेंगे? अब देखो फिर से पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके क्लोज लेकर जाएंगे, इसके क्लोज लेकर गए, ये क्या करेगा? सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे। अब कहा गया है कि ए को नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को यहां से जंप आउट कराना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? तो हम लोग इसको ग्राउंड कर देंगे। जब ग्राउंड करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके इस स्फीयर से बाहर की ओर जंप आउट करवा देगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज ड्रेन हो गया और इस ग्राउंड को हम हटा देंगे, तो इस स्फीयर के अंदर में अब क्या बचेगा? अब इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज बच गया। अगर हम यहां पे निगेटिव कर देते हैं, अगर इसको निगेटिव कर देते हैं, यहां पे क्या बचता? प्लस, यहां पे बचता माइनस। फिर से ग्राउंड करते हैं, सारा का सारा माइनस जंप आउट करके बाहर, और ये स्फीयर कैसा हो जाता है? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यही है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जिस चार्ज के साथ हम लोग डील कर रहे हैं उसका 3 बेसिक प्रॉपर्टी को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है एडिटिव, दूसरा है कंजर्वेटिव और तीसरा है क्वांटाइजेशन। देखो एडिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सिस्टम है,
एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर में बहुत सारे चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं, 5 कूलम, -3 कूलम, 6 कूलम, -2 कूलम, -5 कूलम। ठीक है, तो इस सिस्टम पे टोटल कितने चार्ज एक्ट कर रहे हैं? 5। बट सिस्टम का जो टोटल चार्ज क्या होगा? इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? तो ये जो इंडिविजुअल चार्ज दिख रहे हैं 5 कूलम, -3 कूलम, -2, -5, 6, तो ये जो इंडिविजुअल चार्ज हैं जब इसका हम लोग अलजेब्रिक सम लेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वही होगा इस सिस्टम का ओवरऑल चार्ज। जैसे यहाँ पे देखो, ये 5 और ये 5, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 6 और यहाँ पे कितना? -5। तो इस पूरे सिस्टम पे ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है? 1 कूलम का आ रहा है। ठीक है, फिर से समझेंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम लोग किसी सिस्टम के ओवरऑल चार्ज को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनका अलजेब्रिक सम यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव नेचर। चार्ज जो है किसी भी सिस्टम में क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज क्या होता है? एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में मूव करता है। ठीक है, तो चार्ज को ना तो क्रिएट करोगे ना ही ये डिस्ट्रॉय होगा, इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। आगे है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE, और ये जो E है इसका वैल्यू क्या होता है? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो N है, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर चार्ज होता है, ये Q, ये क्या है? एक पर्टिकुलर चार्ज है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होगा? 1 टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो सकता है? n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू 1, 2 कुछ भी हो सकता है। और n, ये जो E है ये क्या है? इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। यानी एक पर्टिकुलर चार्ज को बनाने के लिए हम n टाइम्स इस वैल्यू को यूज करते हैं। इसको हम लोग क्वांटम भी कहते हैं। एक चार्ज को बनाने के लिए हम लोग n टाइम्स एक फिक्स्ड वैल्यू को यूज करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि जो चार्ज है वो कैसा है? क्वांटाइज्ड है। कोई भी चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। यानी जब हम n टाइम्स E यूनिट चार्ज को रिपीट करते हैं तब जाके हमें एक Q चार्ज मिलता है। कूलम्स लॉ। अभी हम लोग ने देखा था कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आइदर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर अपने से दूर रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर जो रिपल्शन हो रहा है वो क्या है? ये एक्चुअल में फोर्स है। ठीक है, ए और बी अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए कूलम, जिन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड किया। यानी कि मान लो कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर में चार्ज है Q1 और ऑब्जेक्ट बी के ऊपर चार्ज है Q2। तो Q1 और Q2 चार्ज के वजह से इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the
प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लिया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r मीटर है, r मीटर। तो फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा सेकेंड इक्वेशन। फिर से फर्स्ट इक्वेशन क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। सेकेंड क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ऑन combining equation 1 and 2 we get F directly proportional to Q1 Q2 upon R square। ठीक है, अभी हम लोग को क्या मिला, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, इक्वल टू, और साथ में एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे K और इसको बोलेंगे कूलम्स कांस्टेंट। तो अब क्या वैल्यू आ रहा है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is constant known as Coulomb's constant, और इस K का वैल्यू होता है K is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं फिर से, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है कूलम्स लॉ। यहां पर एक टर्म आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट लग गया यानी कि फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी एक्चुअल में क्या होता है, तो परमिटिविटी होता है चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। परमिटिविटी क्या है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। तो आज के वीडियो में हम लोग लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग कूलम्स लॉ से आगे पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।